हेलो बच्चों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आपसे पूछा गया है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वायु में कई तरह की गैसेस मौजूद होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। और हम सभी को पता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अन्य गैसें शामिल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो ग्रीन हाउस एक हमारा ऐसा आवरण होता है जिसमें हम पौधों को रखते हैं। ये पूरी तरह शीशे का बना होता है। शीशे का इसलिए बना होता है ताकि जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा है ये उसमें रुक जाए। इस शीशे के अंदर का जो तापमान रहता है वो इस तरह बना होता है कि सर्दी के दिनों में भी गर्म रहता है। हमारे वायुमंडल में बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जैसे कि जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ओजोन परत के ह्रास का कारण कौन बनता है। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो ओजोन हमारा एक ऐसा अणु होता है जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं तथा इसे हम O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस ओजोन लेयर का काम हमारा सूर्य से आने वाली जो हानिकारक विकिरणी होती है उसे ये रोकता है और हमें सूर्य की हानिकारक विकिरणों से हमारी रक्षा करता है। मानव द्वारा निर्मित बहुत सारे जो यौगिक होते हैं, जैसे हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसी ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और इसे समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चौथा प्रश्न, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का एक स्रोत नहीं है। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का ज्यादातर भाग पानी से घिरा हुआ है और यह बहुत ही बड़े भाग पर स्थित है। लेकिन पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला अधिकतर जल समुद्र और महासागरों में है और यह खारा होता है। हमारे पीने लायक सिर्फ कुछ ही स्रोत बचे हैं, जिसमें हमारे शुद्ध जल बर्फ के रूप में पहाड़ों पर होता है, भूमिगत जल के रूप में होता है, नदियों में होता है, झीलों में होता है और तालाबों में पाया जाता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि मीठे पानी का स्रोत समुद्र का पानी नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल नहीं है। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो जलीय चक्र प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो जल होता है वो जल वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रकार यह वर्षा के रूप में सतह पर गिरने लगता है और नदियों के द्वारा समुद्र में फिर से पहुंच जाता है। जल चक्र के हमारे बहुत सारे चरण होते हैं, जिनमें जो हमारा पहला चरण है उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण चरण में जो जल की अवस्था में जो द्रव्य होते हैं वो वाष्प में परिवर्तित होने लग जाते हैं और इसी प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। अब वाष्पीकरण जो प्रक्रिया है वो गीले कपड़ों से, खेतों से, तालाबों से, झीलों से, नदियों से होता है। इस प्रक्रिया के बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो हमारा होता है वाष्पोत्सर्जन। इसमें पौधों की सतह से जितना भी पानी होता है वो बाहर निकलने लगता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधे जो होते हैं, हमारा जो अतिरिक्त जल होता है वो भी जल वाष्प के रूप में हवा में छोड़ने लगते हैं। तीसरा चरण हमारा संघनन प्रोसेस कहलाता है। इस प्रक्रिया में जो हमारा जल वाष्प होता है वो फिर से द्रव्य जल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जो हमारा वाष्पित पानी होता है उसे जो हमारी गर्म हवा होती है इसे आसमान में ले जाती है, जहां पर ये ठंडा होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट होने लग जाता है, जिससे कि यह बादलों के रूप में हवा में धीरे धीरे तैरने लगता है। आखिरी चरण हमारा वर्षण का होता है। इस प्रक्रिया में जो हमारी पहले संघनन प्रक्रिया में जो बारिश की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, अब ये इकट्ठी होकर बड़ी बड़ी बूंदों में बदलने लगती हैं। इसके बाद यही बूंदें बादलों से वर्षा के रूप में, जमी हुई वर्षा के रूप में, हिमपात के रूप में या ओलावृष्टि के रूप में नीचे आने लगती है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारी गलन प्रक्रिया है वो हमारे जल चक्र में शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है।
चलिए अब इस वीडियो के आधार पर कुछ 2 प्रश्नों का हल देखते हैं। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न। थैंक यू।